बजट बनाने का काम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को दिया जाता है, जिसको बनाने में वो 6 महीने तक भी लगा देते हैं, जिसमें वो सारी मिनिस्ट्रीज को पूछते हैं कि किसको कितना पैसा चाहिए। फाइनेंस मिनिस्ट्री कंपनीज और आम जनता से भी पूछती है कि उनको क्या चाहिए। ये सारा डाटा कलेक्ट किया जाता है और फिर प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर बजट को अप्रूव करते हैं। जब देश का बजट रिप्रेजेंट किया जाता है तब 3 चीजें पता चलती हैं। सरकार कहां से पैसा कमाएगी, सरकार कहां पर पैसा खर्चा करेगी और उनका क्या विजन रहेगा, जिससे आम जनता को भी ये पता चलता है कि किस मिनिस्ट्री को कितना पैसा दिया जाएगा। सिंपल भाषा में समझाऊं तो सपोज आपके घर में कितने लोग हैं जो पैसा कमाते हैं, वो आपके घर की इनकम होगी और जितना पैसा उस घर में खर्चा किया जाता है वो उस घर का टोटल खर्चा होगा और उसके बेस पर आप अपना वेकेशन ट्रिप और अपनी सेविंग को प्लान करोगे। वो होगा आपका विजन। लाइक अगर आपकी सेविंग अच्छी होगी तो आप अपना वेकेशन ट्रिप अच्छी जगह प्लान कर सकते हो, लाइक जैसे कि गोवा या लक्षद्वीप या फिर हिमाचल। अगर आपके खर्चे ज्यादा होंगे और आपकी सेविंग कम होगी तो फिर मामा का घर तो है ही। हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमारे संविधान में ये रिटन में है कि हर साल सरकार को अपने इनकम और अपने खर्चों की लिस्ट को रिप्रेजेंट करना होगा, जिसको एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट बोलते हैं। मतलब हर सरकार को एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराना होगा और उस डॉक्यूमेंट में ये रिटन में होगा कि सरकार कितने पैसे कमाएगी और कितने पैसे सरकार खर्चा करेगी और कहां कहां पर खर्चा करेगी, और सरकार कितने नए एसेट्स बनाने वाली है और सरकार ने कितने लोन्स ले रखे हैं। वो डॉक्यूमेंट जिसमें ये सारा डाटा होता है उसी को बजट कहा जाता है। बजट भी 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है सरप्लस बजट, मतलब किसी देश की जो इनकम है वो ज्यादा है लेकिन उसके खर्चे कम है। दूसरा है बैलेंस्ड बजट, मतलब इनकम और खर्चे दोनों बराबर होते हैं। तीसरा है डेफिसिट बजट, मतलब इनकम कम होती है और खर्चे ज्यादा होते हैं। अब अगर भारत का लास्ट ईयर का बजट देखें तो हमारी इनकम 19 लाख करोड़ थी लेकिन हमारे खर्चे 45 लाख करोड़ थे। तो ये तो क्लियर है कि हमारा बजट डेफिसिट बजट है। लेकिन इसके साथ एक क्वेश्चन भी आता है, ये जो 25 लाख करोड़ रुपए थे ये कहां से आते हैं? तो आंसर है लोन्स। सरकार को डेली बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं, लाइक जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी देना, इलेक्ट्रिसिटीज प्रोवाइड कराना, सब्सिडीज देना और भी बहुत सारी चीजें सरकार को करनी पड़ती हैं और ये सब कुछ सरकार के खर्चों में आता है। और जितने भी टैक्सेस, इंटरेस्ट, फीस और पेनल्टीज सरकार को मिलती है वो सब उसकी इनकम में आता है। ऐसे ही सरकार रोड्स, रेल और इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाती है जो उसके लिए लॉन्ग टर्म में एसेट बनते हैं। ये बजट स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं, इसलिए इसको इंटरिम बजट बोला जाता है। ये फाइनल बजट नहीं है, फाइनल बजट जुलाई में आएगा। ये बात फाइनेंस मिनिस्टर ऑलरेडी बोल चुके हैं कि बिग बैंग स्टेटमेंट जुलाई में रिलीज की जाएगी, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि शायद सरकार ही बदल जाए और ऐसा भी हो सकता है कि वोटर्स को अपनी तरफ लाने के लिए करंट गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडीज बांटना शुरू कर दे, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है ताकि उनको अनफेयर एडवांटेज ना मिल सके और एक फेयर इलेक्शन हो सके। लेकिन मार्च से जुलाई तक जो इलेक्शन चलेंगे उनके बीच में देश कैसे चलेगा उसके लिए ये इंटरिम बजट को रिप्रेजेंट किया गया है। तो अब ये देखते हैं कि इस बजट के हिसाब से किस मिनिस्ट्री को कितना पैसा दिया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, इसको 2,13,323 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज 2,55,393 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इसको दिए जाएंगे 2,78,000 करोड़ रुपए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसको दिए जाएंगे 6,21,540 करोड़ रुपए। अब आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसको सबसे ज्यादा रुपए दिए जाएंगे 18,50,228 करोड़। अब आपको ये लग रहा होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ही बजट बनाया था तो उन्होंने ही सबसे ज्यादा रुपए अपने पास रख लिए, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इन पैसों में से 11,90,440 करोड़ रुपए पिछले जो लोन लिए हुए हैं उनके इंटरेस्ट पे करने में ही चले जाएंगे। तो अब ये डिस्कस करते हैं कि देश की जनता को क्या दिया जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो हर एक इंसान के मन में था वो था टैक्सेस। सब लोग ये पूछ रहे थे कि क्या टैक्सेस में छूट दी जाएगी, क्या टैक्सेस को बदला जाएगा, उसको कम किया जाएगा। तो इसका आंसर है नो, कुछ भी बदला नहीं गया है। गवर्नमेंट ने सीधा सीधा ये बोल दिया है कि आप लोग टैक्सेस देते हो उसके लिए थैंक यू, टैक्सेस देते रहो। I appreciate the taxpayers for their continued support. इस बजट में मेनली 4 लोगों पर फोकस किया गया है, पुअर, वुमेन, यूथ और फार्मर। इन चारों की कंडीशन को सुधारने के लिए काम किए जाएंगे। We need to focus on 4 major castes. They are गरीब, महिलाएं, युवा and अन्नदाता
पहले जब सरकार कोई स्कीम अनाउंस करती थी और उसके लिए पैसे भेजती थी तो बीच में कुछ ऐसे लोग बैठे होते थे जो बीच में ही पैसा खा जाते थे, आम लोगों को वो पैसा मिलता ही नहीं था। तो अभी सरकार ने मुद्रा स्कीम को अनाउंस किया है, इसमें डायरेक्ट बेनिफिशियरी को पैसे दिए जाएंगे। इसके बाद इस बजट में एंटरप्रेन्योरशिप को भी कंसीडर किया गया है। यूथ को बिना किसी इंटरेस्ट के लोन देने की बात की गई है ताकि वो अपना खुद का स्टार्टअप कर सके। 1 lakh crore rupees will be established with 50-year interest-free loan। इसके बाद अफोर्डेबल होम प्लान, सरकार 20 मिलियन से ज्यादा घरों को बनवा रही है ताकि मिडिल क्लास लोग भी घरों को खरीद सके। इसके बाद सोलर रूफटॉप, ज्यादा से ज्यादा लोगों के घरों पर सोलर पैनल लगवाए जाएंगे ताकि इलेक्ट्रिसिटी को बचाया जा सके और जो पैसे सरकार को इलेक्ट्रिसिटी खरीदने में लगाने पड़ते हैं वो पैसे बचाए जा सके। इसके बाद आता है टूरिज्म को बढ़ाने के लिए भी बहुत सारे काम किए जाएंगे। लाइक जैसे कि हाल ही में लक्षद्वीप और मालदीव्स का डिबेट चला था, तो लक्षद्वीप को अपग्रेड करने के लिए काफी सारे प्लान्स अनाउंस किए गए हैं। अगर लक्षद्वीप एक टूरिज्म स्पॉट बनता है तो उससे हमारे देश का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फायदा होगा। इसके साथ ही ये कुछ कॉमन पॉइंट्स थे 2024 के बजट के। अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।